So good evening, students. Now today we are going to play the second part of the P block. जहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या सीख लिया था, हाइड्राइड्स वाला पोर्शन पूरा हमने कर लिया था पी ब्लॉक का. सेकेंड पार्ट हमने क्या सीखने शुरू किया था, ऑक्सी एसिड्स, राइट. तो लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सी एसिड्स में हमने पढ़ा था ग्रुप 17 के ऑक्सी एसिड्स. आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 16, 15 के ऑक्सी एसिड जो बचे हुए. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ग्रुप 16 ऑक्सी एसिड या ग्रुप 15 पहले ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर ग्रुप 15 के ऑक्सी एसिड्स किसके साथ मैच करते हैं, ग्रुप 17 के साथ. और ग्रुप 15 के अंदर हमें मेनली पढ़ने हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस. ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस. ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस. हालांकि आप कहेंगे पहला एलिमेंट तो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को लेकर नहीं किया डिस्कस. तो नाइट्रोजन के भी ऑक्सी एसिड हैं, जैसे कि 2 ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन के, जो ज्यादा नहीं है. मतलब नाइट्रोजन के 2 एक ऑक्सी एसिड कौन से, एक को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और एक को क्या बोलते हैं नाइट्रस एसिड, HNO2, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाइट्रोजन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 एंड +5. ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस. ये खासकर चर्चा में ज्यादा चलते हैं कि इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं. ये फास्फोरस क्या करेगा, मैंने आपको बताया था ग्रुप 15 के मेंबर्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +1, +3 एंड +5. याद है, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट. अगर मैं यहाँ पे ऑक्सी एसिड के नाम लिखूं, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लें, ध्यान से पढ़ेगा, इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. जैसे अगर आप देखें कौन कौन सी ऑक्सीजन एसिड है, पहले इनके नाम लिख लेते हैं. जैसे H3PO4, ये तो बहुत फॉस्फेटिक ग्रुप पढ़ा भी था. H3PO3, H3PO2, HPO3 का होल एन, इतना तो पढ़ा ही दिया था मैंने आपको. एन यहाँ पे आ जाएगा, एन की वैल्यू बाद में बात करेंगे. और यहाँ पर इसके सिवा H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, ये और भी हैं. यानी ये ऑक्सी एसिड दिखाया तो एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है. इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाल के देखते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप निकाल के देखेंगे तो क्या निकल गया, ये पहले केस में +5 +3 ये होंगे. अब एक कॉमन चीज देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुप 17 अभी आप पढ़ के आ रहे हैं. याद है हमें नेमिंग क्या करी थी, याद है, +7, याद है, +5, +5 क्या था, +3 +1. वर्ड्स याद है ना, क्या लगाया था, +5 के लिए क्या लगाया था, एक अस, और इसके आगे हाइपो भी लगेगा और अस भी लगेगा. यहाँ पे एक भी लगेगा और पर भी लगेगा, एक भी लगेगा. याद होगा, ये मैंने पिछली बार आपको सारी प्रैक्टिस करा चुका हूं. ठीक है, अब नाउ कम टू दिस पॉइंट. क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, 3 है और 1 है, तो 5 की बिगनिंग किससे करेंगे, 1 के साथ. तो सबके नाम, इसका नाम फॉस्फोरिक, इसका भी नाम फॉस्फोरिक, इसके नाम फॉस्फोरिक, इसके नाम फॉस्फोरिक हो गए. अब आप कहेंगे वो बात, अभी तीनों के नाम आप एक साथ, तो यानी यहां पर हम पहले लिख लेते हैं इनके नाम, बहुत आता है नाम. तो सबके नाम के अंत में क्या लगेगा, फॉस्फोरिक एसिड, राइट. एक तो यही चीजें याद करना पहले से सीखिए आप, फॉस्फोरिक एसिड. और इस पे भी देखिएगा फॉस्फोरिक एसिड. अब आप कहेंगे इसके आगे के नाम में क्या रखेंगे, प्रीफिक्स के वर्ड पे. तो मैंने प्रीफिक्स सिखाया था, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ लगेगा ऑर्थो, यहाँ लगेगा मेटा, यहाँ क्या लगेगा पैरा, पायरो, क्या लगेगा, मैं भी बताता हूँ पायरो क्यों लगेगा और पायरो का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी बाद में हम बात करेंगे इसको. बाकी करते हैं, ये फॉस्फोरिक हो गया, तो ये, हाँ,
क्या होना चाहिए? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। और इसके बाद हाइपोफॉस्फोरस। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर। अब ये कंपाउंड +3 और ये भी क्या है? +3। इसका नाम भी क्या होगा? क्योंकि सेम नाम आपने बोला ना, फॉस्फोरस। अब आप कहेंगे नाम में क्या आगे क्या लगाएंगे? पायरो। अब आप कहेंगे ये पायरो कहां से आ गया, क्या मतलब है? अभी बात करेंगे। +4 ये कुछ अलग जा रहा है, ये किसी भी उसके साथ मैच नहीं बैठ रहा है इसका, है ना? +4 बिल्कुल अलग जा रहा है। इसका नाम है फॉस्फीनिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल अलग है, ये रट्टे मारने पड़ेंगे, कोई नहीं है, थोड़ा सा अलग ही है, इसमें पूरी दोस्ती इसकी अलग है, तो हम ऐसा करते हैं इसका नाम ही अलग कर लेते हैं, फॉस्फीनिक एसिड। राइट? इतना क्लियर हो गया? अब आप कहेंगे इसमें ये कुछ कुछ समझ में आ गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर जो बहुत पूछी जाती है, वो क्या है? इनकी बेसिसिटी। बेसिसिटी समझते हैं? अगर मैं कहूँ HCl एक एचाइन देता है तो आप इसे बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। H2SO4 दो एचाइन देता है तो इसे बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। अगर कोई 3 देगा तो बोलते हैं इसे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ द एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राई बेसिक। क्या बोलते हैं? ट्राई बेसिक। नेक्स्ट वाली को क्या बोलेंगे? ये भी ट्राई बेसिक? नहीं, ये क्या होगा? और नेक्स्ट वाले को मोनो बेसिक। क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक। लगेगा ऐसा कि ट्राई बेसिक है, सही बात है। इसके पास भी कितने एचाइन है? ठीक है, देखिए ध्यान से, इसके पास भी तीनों के पास कितने एचाइन है? ठीक है। जबकि ये क्या है? ट्राई बेसिक। ये क्या है? डाई बेसिक। ये क्या है? मोनो बेसिक है। यानी पहला वाला 3 एचाइन देगा, दूसरा वाला 2 एचाइन देगा, तीसरा वाला 1 ही एचाइन देगा। नहीं क्लियर हुआ? हम्म? अब आप क्लियर ये करना है कि ऐसा क्यों। ये तो ठीक है, हमने लर्न वर्ल करने वाला पार्ट है। ये बताते हैं, ये कैसा है? मोनो बेसिक। कैसा है? मोनो बेसिक। अब अपनी इसके आगे बढ़ते हैं। H4P2O7 ये कैसा है? और नीचे वाला कैसा है? ये 4 देगा तो इसे क्या बोलते हैं? टेट्रा बेसिक। वो भी होता है ना, फॉर्मेशन तो हो 4 एचाइन देगा। ये क्या होगा? ये वाला ऊपर वाला क्या होगा? डाई बेसिक। डाई बेसिक। बेशक इसके पास 4 है इसके स्ट्रक्चर में भी, डाई बेसिक है। H4 ये बच्चा H4P2 से टेट्रा बेसिक, ये भी टेट्रा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात आ गई यहाँ पर कि इतनी सारी चीजें लिखी हैं, बट ये क्यों क्यों वाली बात जरूर अभी बनेगी। तो ये है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है बोल के आधा है हमारी बेसिसिटी ऑफ द एसिड। कई सारे क्वेश्चन इन्हीं छोटे से टॉपिक पे बच जाते हैं क्लासरूम। जैसे आपसे एक इमेजिनरी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि H3PO2, अब आप कॉमन सेंस लगाइए, रिएक्ट विद NaOH, द नेम ऑफ द सॉल्ट। जैसे आपसे पूछेंगे H3PO4 रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म द सॉल्ट, क्या होना चाहिए? NaOH के नंबर मोल्स अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 कर लिए, 4 कर लिए, कम कर लिए, ज्यादा कर लिए, एज पर योर चॉइस। अब यहां पर आपको इतना पता होना चाहिए कि ये ट्राई बेसिक एसिड है, मतलब ये कितने देगा? 3 देगा। तो मैक्सवेल्स की रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? 3 चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये 3 H देगा, ये 3 OH देगा, कुल मिलाकर 3 वाटर निकल जाएंगे। और यहां पर क्या बनेगा? Na3PO4। ये सॉल्ट बनेगा जिसे बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट। ऊपर वाले केस में आते हैं, ऊपर वाले केस में क्या आएगा आंसर? अरे ऊपर वाला दिख नहीं रहा आपको?
Na3PO2। हाँ ये सही सोचा, थोड़ी देर के बाद समझ लिया इन्होंने क्या करना है। ये कैसा एसिड अभी आपने बोला, मोनोबेसिक। इसके वही वाली बात, हाथी के दांत दिखाने की और है, खाने की और है। यहाँ पे 3 H आयन दिखा रहा है, बट ये देगा कितने, एक ही देगा। तभी आप ये क्या लिख क्या रहे हो आप, जब आपने इसे लिखा है मोनोबेसिक लिखा है, मोनोबेसिक का मतलब क्या है, द फॉर्मूला इज H3PO2, राइट, बट इट विल लिबरेट ओनली द 1 H आयन, एक ही H आयन दे सकता है, ठीक है। और जब एक ही H आयन दे सकता है तो इसका एक ही NaOH रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक H और एक OH, यानी अल्टीमेटली वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा, H2, सॉरी यहाँ पर क्या बचा हमारे पास H, हाँ सही तो लिख रहा था, H2PO2, ये बचेगा माइनस में और इसके आगे क्या जाएगा Na, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास NaH2PO2। अब ये यही पूछेंगे, अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा वही सोच जो आप सोच रहे हो, 3H और 3OH निकाल दो और खत्म क्वेश्चन। आई बस, तो बेसिस भी बच्चों को पता ही नहीं। मान लो बीच वाले केस में कुछ और बनने वाला है, जैसे मान लो H3PO3 की जगह सॉरी H3PO3 दे दें, और नाउ द सेम क्वेश्चन इज दिया, है ना, अब क्या बनेगा बताओ, हाँ Na2HPO2, PO3, ठीक है, PO3 यहाँ भी PO3 था, एक मिनट H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको समझना है क्या करना है, यहाँ पे क्या गलती करेगा और वो क्या पूछना चाहते हैं। अब ये और उल्टे सीधे सॉल्ट डाल दे, जैसे NaOH की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, बेसिसिटी जिनकी 2 या 3 है, राइट, तो और फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स बनेंगे और सॉल्ट हमारे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और आप तभी बना सकते हो जब आपको पूरी इंटेलिजेंट नॉलेज है। अच्छा अब आप कहेंगे एक ना, ये तो समझ में आ गया, इतनी बात तो आपने क्लियर कर दी, ये पायरो कहां से आ गया, हाउ विल आई लर्न द नेम पायरो, है ना, पायरो का मीनिंग क्या है, पायरो का मीनिंग आप इसे ऐसे समझ लो, पायरो का मतलब क्या है, मेटा का मतलब क्या है, ऑर्थो का मतलब क्या है, ये जानना चाहेंगे। तो पहले मैं आपको अलग से समझाता हूँ, जिससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ, पायरो, पायरो यहाँ समझा सकता हूँ मैं। पायरो मीन्स होता है हीट, क्या होता है, कलर मैंने इसलिए चेंज कर दी क्योंकि ये स्क्रीन की मुझे जरूरत पड़ रही बार बार, इसलिए नहीं करते, इसे अभी छोटा भी कर लेंगे। पायरो मीन्स क्या हो गया, हीट, गर्म करना किस चीज को, ठीक है, ऐसे कर लो, चलो ठीक है, इट्स इतना भी जगह काफी हो गई। हाँ पेन ले लेते कोई है, पायरो मैन से हीट हो गया, कोई बात नहीं, इधर भी आपको दिख रहा है, पर्पस तो हमारा समझने से है। तो पायरो मीन्स होता है हीट, आप समझिएगा, दिमाग लगाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, आगे हम ग्रुप 16 में की इंफॉर्मेशन यहाँ ला रहे हैं, ठीक, चलिए एच मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने पसंद के हिसाब से, H3PO4, इमेजिन करिए, ये रियल में नहीं कह रहा हूँ, ऐसा होता है, और इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, इमेजिन करिए, मैं हीट कर रहा हूँ, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं कह रहा हूँ, हीट करा, वाटर निकाला, क्या निकलेगा हीट करने पर, और वाटर के बाद क्या बचेगा क्या यहाँ पर, गलत, 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 ये हमारे पास 2 मैंने बोले हैं मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, 6। अब चलो बता दो, अब समझ में आ गया, हो गया, कैसे, टोटल जोड़ो पहले इसको, 6 हो गए, और इजी वे में समझाओ, इससे भी आसान करूं, हो गया,
अब ये कंपाउंड बन गया, मैच बोल रहा होगा है। तो चूंकि हीटिंग से बनाया है तो इसका पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या था? फॉस्फोरिक एसिड। चूंकि हीट करा तो पायरो, सफिक्स अभी बोला था पायरो माने, तो वर्ड पायरो विल बी यूज्ड एज प्रीफिक्स and then after the parent acid is what? Phosphoric acid. Why I'm keeping the pyro in as a prefix? Because की बाजार ना थर्सडे वाली शंकर again, चलिए let's try the another example. Let's put up the second acid H3PO3. Now consider the two molecules H3PO3 and now tell me what happens here. Always and always true. What I told you. हर बार चेंज करके डेफिनेशन तो आप कैसे याद करोगे? H4P2O5. Now what was the name of this compound? Phosphorus acid. Now what will be the name of this, the new one? Pyrophosphorus acid. कुछ दिमाग लगा रहे? Pyrophosphorus acid. नहीं क्लियर हुआ? Actually this was named as phosphorus acid. Phosphorus acid. Right? Now what I am doing here? Just keeping the pyro word as a prefix and then the name of the parent acid. Pyrophosphorus acid. अब बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया समझ में आ गई बात? दो की जगह तीन नहीं करना, ये चेंज नहीं करना, इतनी जो आप डेफिनेशन चेंज करोगे फिर डेफिनेशन का बात की। एवरी टाइम आई एम टेकिंग द टू मॉलिक्यूल्स, राइट? अब मैं अगर आप कह रहे समझ में आ गया तो मैं आपका टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? रेडी रहिए। Two molecules of sulfuric acid I am choosing. So what should be the name of the acid that will be obtained after the dehydration of these two? H2SO4. अब मैंने इतना तो बना दिया बोर्ड पे, अब आप ऐसे ही बताओ ना यहाँ पर देखकर। नाउ एंड व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द न्यू एसिड फॉर्म? एंड व्हाट शुड बी द नेम? राइट, दिस टाइम यू आर राइट। आया समझ नहीं आया? अब ऐसे निकालेंगे तो यहां से हमने वाटर निकाल लिया, क्या बचा? H2S2O7 and I will call this one as pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid, और the common name of this acid is oleum. आपको याद होगा ओलियम नाम सुना है? या बेसिकली ठीक है ना। और बोली कुछ आया, कॉन्फिडेंस हो गया, अब आ गया क्लियर है ना? हमने लास्ट क्लास में सीखे थे ये सारे वर्ड्स, कब लगाना है, हाइपो कब लगाना है, इक कब लगाना है, अस कब लगाना है। अब पायरो सीखा है और अब हम और सीखेंगे मेटा। ये नहीं, हाइपो तो मैंने पहले बताया था कि एक बैलेंसी से हाइपो और हाइपर मैंने बताया था। हाइपो शब्द का मीनिंग क्या होता है, हम कहते भी रहते हैं हाइपोथर्मिया, है ना? तो हाइपोथर्मिया मतलब हाँ इसे इस तरीके से रिलेट करो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अपने मेटा वर्ड। अब आप अजी पायरो का मतलब क्या हो गया? वाटर लॉस्ट। मेटा का मतलब भी वाटर लॉस्ट। लेकिन सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये दो में से एक निकाला है, वो एक में से एक निकालना है। नहीं समझा मेरी? नाउ लेट्स ट्राई अगेन। मेटा मींस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट एसिड। जो पेरेंट एसिड है उसके एक मॉलिक्यूल है। लेट्स ट्राई अगेन। H3PO4 नहीं क्लियर हुआ? Now, if there is a loss of one water molecule, the product remains after the loss will be HPO3. And now, if I'm putting the N, that means that so many molecules are attached as a polymeric form, but बनेगा वही HPO3 बनेगा। आप N हटा दो, अगर आपको लग रहा है ये N क्यों लगा दिया, बवा लगा दिया, आप छोड़ो इसको, HPO3 कर देते हैं। तो नाम क्या करेंगे? मेटाफॉस्फेट। नहीं अभी भी क्लियर नहीं हुआ, फिर से ट्राई करते हैं। एक और एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा ग्रुप 13 के, हम एसिड ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 13 के ज्यादा एसिड होते भी नहीं है। उसमें पहले मेंबर कौन है? बोरॉन। कौन सा है? और बोरॉन का एक एसिड आपने पढ़ा होगा, बोरिक एसिड, राइट? यू हर्ड द नेम बोरिक एसिड। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला?
H3BO3, right? Now applying the same concept, H3BO3, the same concept molecule. This is called as what? Boric acid, or also called as orthoboric acid. क्या बोलते हैं? Orthoboric acid. Now tell me what the product will be formed. HBO2. And now tell me the name of this new acid formed. बस मेटाबोरिक एसिड. हो गया? अब क्लियर हो गया? ये रिश्ता समझ में आ गया क्या कहलाता है? तो ये मेटाबोरिक एसिड समझ में आया, पायरो समझ में आ गया, है ना? पर समझ में आ गया, कब लगाएंगे? एक समझ में आ गया, अस समझ में आ गया, हाइपो समझ में आ गया, और ऑर्थो का मतलब है ओरिजिनल एसिड. ओरिजिनल जो है हमारा एसिड, जैसे आपने जिसका नाम दिया उसके आगे हमने ऑर्थो इसलिए लगा दिया कि ये बिल्कुल हमारा किंग एसिड है, यही है, ये सबका जन्मदाता है, पेरेंट है, ओरिजिनल जो नेम है वही है. हाँ, जो भी, जैसे H3PO4 आपने बोला, जैसे H2SO4 बोला, जैसे H3BO3 बोला, तो ये इसका हो गया ऑर्थो. ऑर्थो वर्ड यूज करेंगे इसके लिए. आई होप द मैटर इज क्लियर. अच्छा, अब आप कहेंगे, अब एक अगली क्यूरियोसिटी बनी हमारी, ये जो ट्राई बेसिक है, ये डाई बेसिक है, ये मोनो बेसिक है, राइट, और या ये वाले इनके टेट्रा बेसिसिटी आपने बोली है, ये कहाँ से आएंगे? क्या इसका भी हम वो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं इसका भी छोटा? अरे चल हाँ बस बस बस, अब डिस्टर्ब नहीं करना इसको. हो गया. परसेंटेज क्या दिखा रहा है? अच्छा, इतना रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, दैट्स गुड, फाइन. इतनी जगह अभी भी आपके लिए क्रिएट कर दी उन्होंने, कहा और लिखो, आपको क्या लिखना है ना? बढ़िया है, ये बहुत फैंटास्टिक फीचर है इसके अंदर. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा था. आप कह रहे थे कि ठीक है, रट तो लिया हमने, ये ट्राई है, ये डाई है, ये मोनो है, दिखा जबकि सबके अंदर फॉर्मूले में तीन तीन, राइट? देखो H2SO4 में ऐसा कोई पंगा नहीं. H2SO4 is a dibasic acid. Formula shows 2 and actually it is showing the 2. कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, बट यहाँ इस केस में पंगा है. सिमिलरली H3BO3, अभी आपने नाम बोला था बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, जानते हैं इसकी बेसिसिटी कितनी है? मोनो है, और आप जानते ही अपना एच आइन देता भी नहीं है ना? विचित्र बात. ऐसी क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में, यही उलझाने वाली चीज है. H3BO3 मोनो बेसिक एसिड है, बट रियलिटी में ये अपना एक भी एच नहीं देता. जो फॉर्मूले में H3BO3 लिखा हुआ है वो एच देता ही नहीं. अब चलिए एक सेकंड पहले हम थोड़ी और बात करें, फिर बात करते हैं. तो H3PO4 की तरफ चलते हैं. मतलब स्ट्रक्चर ऑफ दीज एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड आते हैं. इसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं भी इस तरह के. कैसे क्वेश्चन आए हुए मैं आपको ही बताऊंगा. H3PO4 की बात कर रहे हैं तो हम P बना लेंगे. और फास्फोरस की चूंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपने दिखाई है, मतलब 5 बॉन्ड्स आपको बनाने चाहिए कायदे में. कैसे? एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ये पांचवा बॉन्ड, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर खाली O. यानी तीनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन के साथ, यानी हाईली पोलराइज्ड है. जब भी हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्टली जुड़ जाएगा, जैसे आप कहेंगे डायरेक्टली कैसे जुड़ सकता है? अगेन फिर से देखिए, डबल बॉन्ड यहां पर, यहां पर, यहां पर, मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया इसको. यहां पर OH, यहां पर OH. देखिए जरा फॉर्मूला क्या बना, H3PO3, और एक और ट्राई करते हैं, डबल बॉन्ड OH. अब देखिए फॉर्मूला क्या बना, H3PO2. कुछ आया, समझ में नहीं आया? इन तीन सक्सेस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात लगेगी. ये हाइड्रोजन कैसा है? आयोनाइजेबल है. कैसा है? आयोनाइजेबल है. ये हाइड्रोजन भी आयोनाइजेबल है. बट ये वाला हाइड्रोजन या ये वाले हाइड्रोजन, ये कैसे हैं? ये हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन कैसा है? नॉन आयोनाइजेबल. कैसे हैं? नॉन आयोनाइजेबल. ये निकाले नहीं जा सकते क्योंकि ये पोलर नहीं है उतने ज्यादा, क्योंकि ये डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच्ड है और वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है. हाई then calculate makes the bond polar. Oxygen will have a highly negative charge. On the other hand, the hydrogen will have the plus charge. Phosphorus की इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर
नहीं मैनेज्ड है, इसलिए ये हाइड्रोजन कैसे हैं, नॉन आयनाइजेबल हैं। ये वाला भी आप कह सकते हैं नॉन आयनाइजेबल है, तो नहीं निकल पाएगा। तो ये अपने तीनों दे सकता है, तो इसलिए ट्राई बेसिक हो गया ये। दो दे सकता है और ये अपना एक दे सकता है। क्लियर और नॉट, समझ में आ गई बात? अगर हम बात करें इनके पेरेंट एसिड की, क्योंकि इसका पेरेंट एसिड, सॉरी, इसका जो नेक्स्ट एसिड पायरो वाला बनाया था आपने, H4P2O7, ध्यान दीजिए फॉर्मूला, H4P2O7 में क्या क्या हो सकता है, H4P2O7, टेल मी। फास्फोरस के 2 एटम्स हैं, दो, और ऑक्सीजन कितने हैं, 7। दोनों के बीच में अगर मुझे बांटना हो तो कितने कितने ऑक्सीजन बढ़ सकते हैं, सिर्फ 3-3। चौथे का यानी कि वो ब्रिजिंग फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, ब्रिजिंग फॉर्म में। कॉमन सेंस लगाइए, कहीं पूछेंगे आपसे कौन सी ऑक्सी एसिड में पीपी बॉन्ड है, पीपी बॉन्ड समझ में आ गया, पीपी वो बच्चों वाला पीपी मत करना, पी, हाँ, तो यहां पे क्या आएगा, पीओपी बॉन्ड। यहां पे भी क्या आएगा, 5 है अगर बांटने तो भी पीओपी बॉन्ड। यहां पर मे बी पॉसिबल पीपी बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि बराबर बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन, कोई वो नहीं है, झगड़े का कारण नहीं, नहीं है इसकी समझ में कुछ नहीं, सब ऊपर से निकल रहा है। हाँ, तो ये H4P2O7 में क्या आएगा, फास्फोरस के 2 एटम से लगा लो, इनके बीच में क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन का एटम्स क्या लगा लेते हैं। सीधा बॉन्ड नहीं हो सकता क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर रिपेल करेंगे, तो इसलिए बॉन्ड को बिल्कुल स्ट्रेच, आप बिल्कुल स्केल की तरह से सीधे नहीं खींच सकते, ठीक है। अब बची का ऑक्सीजन इसके पास कितनी, एक ऑक्सीजन इसके पास है, एक ऑक्सीजन इसके पास, इसके पास भी एक ऑक्सीजन है, इसके पास भी एक ऑक्सीजन है, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड लगा लो, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एच लगा लो, यहाँ पर भी एच लगाओ और यहाँ पर भी एच, सीधे स्ट्रक्चर। देखिए इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। पीपी बॉन्ड डायरेक्टली यहां पर नहीं है, एक बात। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सिग्मा पाई बॉन्ड वाला। ये तो खैर मैंने पहले भी तरीका बताया था, बगैर कुछ करे धरे भी आप सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं, लेकिन देख के तो निकालेंगे तो और भी अच्छी बात है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गया। और ये सारे हाइड्रोजन कितने आयनाइजेबल हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा, 4 है। ये भी हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा, ये भी और ये भी, हो गया। अगर मैं यहां से ये ऑक्सीजन हटा दूं, सीधे ये ब्रिज जोड़ दूं, तो हो गया H4P2O6, नहीं हो गया, जल्दी जल्दी समझो, H4P2O6 हो गया। तब भी लेकिन बेसिसिटी तो तब भी 4 होगी, क्योंकि आपने ऑक्सीजन बीच में से ही तो बस, नहीं आया कुछ, समझ नहीं है, आगे समझ नहीं है। अगर कोशिश करेंगे तो फटाफट खींचेगा चैप्टर, और समझ के भी चलेंगे आप, है ना, तो क्वेश्चन भी हमारे बनेंगे, राइट। इतना क्लियर हो गया। अगर हम आगे बढ़े इसके बाद H4P2O5 की तरफ चलें, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, पीपी बॉन्ड, अगेन फिर से बीच में क्या डालेंगे, ऑक्सीजन, और अब हमारे पास क्या, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, और एक यहाँ पर, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक यहाँ पर है। एक एच को क्या करेंगे हम, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। एक सेकेंड, गलती तो नहीं है, H4P2O5 बोला, मैं शायद से क्लियर हो गई नहीं, ओहो, हाँ गया, बहुत छोटा हो गया, खैर चलो, खैर पर्पस हमारा क्या था ये देखना था। हाँ, इसे क्या बोला था आपने, डाई, डाई बेस हो जाता, क्योंकि आपने बीच में, हाँ, समझ में आगे नहीं आया, ये बहुत छोटा फॉर्म में हो गया, आपने जैसे नकल, हाँ कोई बात नहीं, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे नकल के लिए नोट्स बनाए, बहुत छोटे छोटे लिख लिए, बाद में एग्जाम में देख देख के लिखते रहेंगे इसको, ठीक है। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, आप देखिए क्या क्या चीजें आ गई हैं। बहुत, आप सोचिए इतनी बड़ी, इतनी लंबी क्लास के बाद इतना नोट से भी बस इतने से निकल के आए हैं, ये आपने पढ़ाया है इतना सा। हाँ, चलो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बस 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 बस, इधर देखो, इधर देखो, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तीनों एसिड हमने पूरे कर लिए, H4 ये वाले तीनों पूरे हो गए। ये वाला, अच्छा आप कहेंगे बीच में ये मेटा वाला नहीं समझ में आ रहा, मेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोलिक एसिड। तो यहाँ तो क्या करें, क्या करें, शिफ्ट करने, फिर अनडू करें, प्रीव्यू पे लाना पड़ेगा, भूल जाता मैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी हमारा 2 फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में पूछा गया है और पूछा गया है वेपर स्टेट में, मतलब गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में कितना है, ठीक है, यानी हाँ स्ट्रक्चर जो है, मतलब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोलिक एसिड। देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है।
सॉलिड स्टेट। अब देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर में यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है साइक्लिक। अब आपने ये साइक्लिक ग्रीन रिंग बना दी, ऐसे बना दी। ये तो बनाई नहीं हमने पूरे साल में, बेंजीन में खूब बनाई है। और क्या करिए आप, H, देखिए फॉर्मूला क्या था इसका, HPO3 का होल N। अब मैं N की वैल्यू यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, 3। और यहाँ पे ऐसा करिए, घर पे आपने एक इंटरेस्टिंग से वे में बता रहा हूँ आपको, PO तो करा देते हैं, पूरी POP करा देते हैं यहाँ पे। जो हो गई POP, नहीं होगी POP, हो गई नहीं होगी। अब मुझे बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या थी, +5। 5 बॉन्ड बनने चाहिए, कितने बॉन्ड बने फास्फोरस के, 2 ही बने ना, बनने कितने चाहिए, अब 4 हो गए, 5 हो गए, फिर से 4, फिर से 5, फिर 4, फिर 5। कितने मॉलिक्यूल आपने इसमें यूज करे, 3। इसे क्या नाम बोलेंगे, साइक्लिक ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। हाँ समझना के लॉजिक नहीं आया। हाँ साइक्लिक हो गया, साइक्लिक तो है ही, ट्राई क्यों हो गया क्योंकि 3 है, फॉस्फोरिक मेटा फॉस्फोरिक क्योंकि उसका नाम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो साइक्लिक ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये क्लियर और नॉट, समझ में आ गया। ये कब है, व्हेन द एसिड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। किस में लेके चल रहा है, सॉलिड स्टेट। Now the second part is, the first part is this one, the second part is वेपर फॉर्म। किस में लेके चल रहे हैं, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में क्या होगा, यहां लेता हूं मैं इसका सेकंड पार्ट, वेपर फॉर्म, वेपर स्टेट। अब वेपर स्टेट कब बनेगी, जब आप सॉलिड को थोड़ा हीट करेंगे, भाई सॉलिड हुआ होगा, गर्म करा होगा, अच्छा खासा गर्म करा होगा, पहले लिक्विफाई हुआ होगा, और फिर क्या गया, वेपर स्टेट। ठीक है, नाउ कम टू दिस, यहां पर P, फिर अगेन O, फिर P, फिर O, फिर P, फिर O, फिर P। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। एक फास्फोरस को लेके चलते हैं, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, और इसी तरीके से अब आप कहानी को बढ़ा देंगे, डबल बॉन्ड एंड OH, और यहाँ पर इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड एंड OH। अब इसके इसमें आपने करा क्या, ये हिस्सा ले लिए और ये हिस्सा ले लिए, और इसके बाहर क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। क्या लगा देंगे बाहर, N लगा देंगे। सी दिस वन, HPO3, इज इट क्लियर और नॉट। नाउ द सेम मॉलिक्यूल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो पॉलीमेरिक फॉर्म क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे, क्योंकि यहां पर आप बोला है, N बोला है, अब N की कोई मतलब नहीं है, क्या सिग्निफिकेंस, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये नाम बनेगा इसका। ठीक है, ये नाम बनेगा ये। हाँ तो क्या लिख दिया है कि आप इसको मेटा, हाँ यहाँ से इसको इरेज कर लो, यहाँ पे लगा लेते हैं मेटा, मेटा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये नाम करेक्ट कर लेना। यहाँ पे लो में लिख दिया होगा। हाँ हो गया, इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ग्रुप 15 के हमने ऑक्सी एसिड अच्छे से समझ लिए, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बात भी कर ली। इसमें जैसे खासकर वो आपसे पूछेंगे, इन सॉलिड स्टेट मेटाफॉस्फोरस एग्जिस्ट एज डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पॉलीमर। अब आपको यहाँ तो अभी देख के बता रहे हैं ट्राइमर, है ना, एग्जाम में उस समय याद है कि ये क्या है, डाइमर था या ट्राइमर था, टेट्रामर था या पॉलीमर था, ये दिक्कत आएगी यहाँ पर। इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर। अब ये यहाँ देख के तो आप बोल सकते हो, पहले एग्जाम में आपको बनाना चाहिए, फिर गिनना चाहिए, फिर उसके 4 की मैचिंग बैठनी। तीसरा क्वेश्चन, इन द साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड द बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज, बेसिसिटी का मतलब कितने एच देगा, अब बच्चा उसमें घूम जाएगा। ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, इसका मतलब 3 होना चाहिए। आंसर इज अगेन 1 ही होगा, 1 ही होगा।
क्योंकि एन की वैल्यू तो आपने वही लगाई है ना, फॉर्मूला क्या है, एन है। तो एक मॉलिक्यूल तो एक ही दे रहा है, अगर आपने 3 लगा दी वो तो 3 मॉलिक्यूल हो गए, तो 3 मॉलिक्यूल 3 दे रहे हैं, इसका मतलब एक तो एक ही दे रहा है, तो अभी भी तो बस क्वेश्चन में बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ देना है कि उन्होंने ये कर दिया। अब बच्चा थोड़ा घूम जा रहा है, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक से बोले 3 होना चाहिए बेसिकली, है अगेन मोनो बेसिक। आई बात समझ में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और ऐसी आपका ये पेपर स्टेट में पूछ लेंगे ये एग्जिस्ट कैसे करता है, साइक्लिक एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेट चेन लीनियर पॉलीमर है, कैसा है, लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। तो पॉलीमेरिक आपने बोला पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, दिस वाज द स्ट्रक्चर, ऐसे बनाना है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। अब ये कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, तब आपको ये टॉपिक में कायदे में क्या है, सीबीएसई में इन्होंने ये टॉपिक डिलीट करके क्या किया, बच्चे का इसमें इंटरेस्ट खत्म कर दिया। ये इजी है और इसे सिलेबस में रखना चाहिए था, जिससे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए और ज्यादा होंगे। जो बच्चे सीरियसली एक दो बार पढ़ते, टीचर वहां पे भी पढ़ाता अपने कोर्स के अंदर पढ़ाता, फिर उसके बाद दोबारा से आप पढ़ते, आपने अच्छा खासा टाइम दे दिया है, बोर्ड्स के एग्जाम आपके जल्दी खत्म होंगे अब की बार, और आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिलेगा फिर से सेकंड जो एग्जाम है जेई का उसे फेस करने के लिए। तो आपके पास पूरा रिवीजन हो जाता है, और ये देखने से क्या होगा, आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टीचर के पास मिल जाएगी। और लेकिन बच्चे की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसने सिर्फ तब जब टीचर कंसर्न कोई भी प्रोफेशनल वे में पढ़ाएगा आपको पी ब्लॉक तब पढ़ाएगा, अदरवाइज तो आपने पढ़ा ही नहीं, ये दिक्कत आई। चलो अब हम आते हैं, ग्रुप 17 कंप्लीट कर दिया, ग्रुप 16 15 भी कंप्लीट कर दिया, नाउ कम टू द ग्रुप 16। हटा दूं इसको स्क्रीन से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्क्रीन ले लेते हैं, क्योंकि हाँ अब इसको छोटा नहीं करेंगे, बहुत इसको, लेकिन हो जाएगा मुझे लग रहा है, इसका भी छोटा हो जाएगा, है ना, होता रहेगा, अच्छा ये होता रहेगा, हाँ अच्छा चलो ठीक है ठीक है, इट्स ओके, खत्म करो कहानी। आ जाते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 आप जानते हैं, ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, चेल्कोजेंस, क्या बोलते हैं, चेल्कोजेंस। नाम सुना है इससे पहले, नहीं सुना था, चेल्कोजेंस नहीं सुना था, हेलोजेंस तो सुना था, लेकिन ये चेल्कोजेंस नहीं पता है ना। और ग्रुप 15 को बोलते हैं पिनेकोजेंस, क्या बोलते हैं, हेलोजेंस, हेलोजेंस तो पढ़ा था, हेलोजेंस तो ये दो नए शब्द आ गए आपके, यही क्या बोल रहे हैं, चेल्कोजेंस, है ना। ग्रुप 16 मेंबर्स को कहते हैं, वैसे ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, ये भी जान लो, अब आपने इतनी बात, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, सो दीज मेंबर्स आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं चेल्कोजन फैमिली, चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस का मीनिंग क्या है ये जान लिए, ये कहलाते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, क्या कहलाते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब आप कहेंगे इसका क्या मीनिंग हुआ, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितने भी मैक्सिमम आप ओर्स क्रिएट करते हैं उनमें आप देखेंगे कि या तो ऑक्साइड्स ओर होगा वो, या फिर सल्फाइड ओर होगा, या फिर सेलुराइड होगा, या टेलुराइड होगा, मोस्ट ऑफ द ओर्स। चलिए कुछ ओर्स के नाम डिस्कस करते हैं। मान लो लोहे का ओर है, सबसे इंपॉर्टेंट ओर है Fe2O3, एक ओर कहलाता है हमारा Fe3O4। ये दो ओर है, एक का नाम, पहले वाले का नाम जानते हैं क्या बोलते हैं, इसे हीमेटाइट, क्या बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं मैग्नेटाइट, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। तो दोनों में आप देखिए क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन, एंड दीज ओर्स आर कॉल्ड ऑक्साइड ओर्स। कॉपर का एक बहुत ही फेमस ओर है CuFeS2, क्या बोलते हैं इसको, कॉपर पायराइट, क्या बोलते हैं, बट सी द ओर इज सल्फाइड ओर, क्या है। आप जितने भी ओर बोलते जाइए, जैसे लेड का ओर है P, ये अगेन सल्फाइड ओर, समझ में आ नहीं आ रहा। जैसे एल्यूमिनियम का एक बहुत ही कॉमन ओर है जिसे कहते हैं बॉक्साइड, Al2O3.2H2, बट दिस ओर इज अगेन एन ऑक्साइड ओर, राइट। तो आप जितने नाम बोले जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द नेम्स 90% से ज्यादा ओर जो होंगे, या तो वो ऑक्साइड है या फिर वो सल्फाइड है। 10% और आपके निकल के आएंगे, और 10% में भी कुछ 5-6% ये यहीं से आएंगे, सेलुराइड या टेलुराइड आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द ओर्स, right, they exist in the form of oxide or sulfide or from group 16, and hence these members are called chalcogens. Chalcogens means forming element। तो ये एलिमेंट जितने भी हमारे ओर्स होते हैं उनको बनाते हैं, ओर्स हमारे यहीं से बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। आई होप यू गॉट द वर्ड chalcogens और एलिमेंट। लेकिन हमारी बात ग्रुप 16 के ऑक्सी एसिड की तरफ चल रही है, एसिड, इसमें भी ऑक्सी एसिड में
हमारे चलते क्या है, सल्फर के ऑक्सी एसिड, सल्फर ऑक्सी एसिड्स, सल्फर ऑक्सी एसिड, राइट। और सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर का आप जानते हैं सबसे फेमस जो एसिड है वो कौन सा है हमारा, H2SO4। इससे छोटा और कौन है, H2SO3। इससे छोटा और कौन है, H2SO5, छोटा नहीं बल्कि बड़ा है, H2SO5। और कौन सा है, H2S2O7। और कौन सा है, H2S2O8, राइट। दीज आर द 5 एसिड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो सुने होंगे, बाकी शायद 3 नाम अच्छे से परिचित। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें, एक बार ट्राई करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, आप एक बार जल्दी से ट्राई करो फटाफट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 +7, राइट, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है, सही निकाली आपने, सही निकाली, बिल्कुल सही निकाली, लेकिन गलत निकाली। क्या रीजन था बताओ। तो पहले वाले का नाम तो क्लियर है, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, पहले वाले का नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, राइट। अब जब भी आप कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सही निकालिए, और मैं इसका एक क्लू बताऊं आपको, ठीक है ये तो आपने काट दिया, इसको आपको पता है, मुझे एग्जाम में कैसे मैं आइडिया लगाऊं कि मैं सही निकाल रहा हूं, कि निकाल मैथमेटिकली आपने सही निकाली, वो कोई गलती नहीं करी करने में, बट आपको एक सिग्नल मिलना चाहिए, क्या, लिसन 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 लिसन, पहले तो हम ये पाए कि हम गलत कर रहे हैं, ये कैसे आपको सिग्नल मिलेंगे। सल्फर बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द ग्रुप, 16, so that's why its oxidation state cannot exceed more than, and if it comes to be, नहीं एक नहीं, ये बात तो ही गलत हो गया, लेकिन मैं और भी बता रहा हूं, इफ दिस कम्स टू बी more than +6, that simply indicates the molecule have peroxide linkage। क्या है इसके अंदर, मतलब ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो साइन है, ये क्या बता रही है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, peroxide लिंकेज, पर ऑक्साइड लिंकेज। अब लिसन लिसन, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, इधर देखो, इधर लीव इट, और ऑक्साइड लिंकेज की बात हो गई। अब इतनी बात समझना कि कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज आपको अलर्ट कब आना चाहिए, जब ऑक्सीजन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक्सीड कर रही है, तो आपके दिमाग में ये बत्ती जल जाना चाहिए कि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होगा। और ऑक्सीजन स्टेट फिर वही लिख के आइए, मतलब +8 नहीं, फिर से मैं मतलब मैं लिखूंगा ही नहीं इसके आगे भाई, +6 ही लिखूंगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, इसका फिर नाम क्या होना चाहिए, तो इसके नाम में, इसका नाम +6 के लिए क्या सबका नाम क्या होना चाहिए, तो मैं इसका नाम भी क्या रखूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम भी सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम भी। तो आपको कोई फर्क कैसे करेंगे, पर ऑक्सी, क्योंकि आप कह रहे हो पर ऑक्सी तो है ही, पर ऑक्सी, तो आपको इसका नाम भी पर ऑक्सी, हाँ इसका नाम भी पर ऑक्सी, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ कॉमन सेंस लगाओ ना, जगह छोड़िए, पर ऑक्सी मतलब इसके आगे आएगा डाई, क्या आएगा, आपको नहीं लग रहा ये सल्फ्यूरिक एसिड का डबल जा रहा है, H2SO4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन के 8 हो गए, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुछ कुछ, तो ये कॉमन सेंस लग रहा है डबल है, और ये डबल नहीं, ये सिंगल ही है, तो ये परोक्सी मोनो, हाँ नहीं एक मिनट देख लीजिए, इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, परोक्सी मोनो समझ में आ गया, परोक्सी डाई भी क्लियर हो गया,
इतना समझ में आ गया। और ये तो खैर नाम हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कौन सा, क्या नाम था इसका, बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस क्यों होगा, सबका +6 है, आगे क्या लगाऊं मैं? हम्म हम्म पायरो, इतना तो समझाया था कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हमने इसके लिए होंगे, इसमें से वाटर निकाला है, एक में से एक निकालेंगे तो मेटा आएगा, दो में से एक निकालेंगे तो पायरो आएगा, याद है? तो इसका नाम पायरो आएगा। और इसका नाम तो क्या क्लियर हो ही गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड आपने बोला, क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आया बताइए, इतनी कहानी समझ में आ गई, राइट? अब आप कहेंगे कि ठीक है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर भी बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे, छोटा हो गया, काफी हो गया। अब आ जाते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स पे, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाएंगे। अब देखिए H2SO4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सल्फर है, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगाइए, डबल बॉन्ड लगाइए, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, OH, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, OH। अगर आपसे कहा जाए इसकी शेप क्या होती होगी, तो आप ये देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए इसका सल्फर का बीच में, 4 सिग्मा बॉन्ड है, बता हाइब्रिडेशन इतना पढ़ा है आपको, sp3 sp3, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इसके इर्द गिर्द कितने, 1 2 3 4, sp3 टेट्राहेड्रल कैसा होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला किसका है, H2SO4। अब H2SO3 में क्या होगा, ऑक्सीजन एक कम हो जाएगी, तो ये हटा दो यहाँ से ऑक्सीजन ऊपर वाली, क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ क्या दिखा देंगे, लोन पेयर, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, H2SO3। अब आप कहेंगे H2SO4 तो बना लिया है, H2SO5 बनाना है, एक ऑक्सीजन को इसमें एंट्री और देनी है, तो एक ऑक्सीजन की एंट्री और दे दो यहाँ पर, यानी यहाँ पे क्या करिए, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनाएंगे OH, और यहाँ पे क्या बनाएंगे O, और फिर O, और फिर H, जिससे क्या हो जाएगा, एक पेरोक्साइड लिंकेज की एंट्री हो गई। नाउ दिस इज कॉल्ड एज H2SO5 एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, नहीं लग रहा आपको पेरोक्साइड लिंकेज है, और पेरोक्साइड लिंकेज में आते ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 -1, इसकी क्या होगी, +1 +1, 0 हो गई इनकी, और इसकी -2 -2 -2 यानी +6 हो तो गई, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाइए, बन जाएगा स्ट्रक्चर, फटाक से बन जाएगा H2SO5। अब आप कहेंगे मुझे तो वो बनाना है H2S2O7 या O8 बनाना है, तो आप इसी स्ट्रक्चर को ले लिए, इसे 2 बार लिए और चिपका दीजिए फेविकोल से, ठीक है। कैसे देखेंगे, सल्फर, ये देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनाया था आपने, OH, यहाँ पे क्या बनाया था, OH, बस मैं H हटाऊंगा यहाँ से, और दूसरा मॉलिक्यूल, नहीं वाटर नहीं निकालेंगे, यहाँ पे नहीं निकालना है, यहाँ पे OH, देखिए सेम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या आएगा OH, और बस मैंने H हटाया यहाँ से, H2 हटाया, HH हटाए, वाटर नहीं हटाया, और यहां से अब आप ऐसा करिए इनके बीच में बॉन्ड बना, अब बताइए मॉलिक्यूल क्या बना, H2S2O8 नहीं बना, क्या ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं आ गया, और क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है, बिल्कुल है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के आगे क्या लगाना है, पेरोक्सी, लेकिन ये तो यहां भी आपने लगाया, लेकिन यहां हमने 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए हैं, यहां हमने एक लगाया, तो पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड, क्या नाम बोलते हैं इसको, बहुत आया हुआ इसका नाम, मार्शल्स एसिड, ऑल्सो नोन एज मार्शल एसिड, और इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड। अब भाई ये नाम भी आपको रेक्टाफिकेशन भाई बहुत है, बहुत चीजें याद करनी, तो ये हो गया पेरोक्सी मोनो, पेरोक्सी डाई, मार्शल एसिड, कैरोज एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और अब आप आ जाइए, अगर मैं इसकी एक ऑक्सीजन और कम कर दूं,
तो इसका फॉर्मूला 7 पे आ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दें और तब इसका नाम हो जाएगा सेम यही, यस, तब क्या हो जाएगा इसका नाम पायरो। तो यहाँ पर बस इतना ही करना है कि मुझे सिर्फ एक ऑक्सीजन रखनी है और बाकी जगह पर डबल बॉन्ड एंड देन OH, एंड नाउ दिस इज नेम्ड एज, क्या नाम देंगे इसको, परऑक्सी, सॉरी पायरो, क्या बोलेंगे इसको, पायरो सल्फ्यूरिक, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाम बोलो, आया या नहीं आया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। सो दीज आर द ऑक्सी एसिड ऑफ द ग्रुप 16। इसमें फिर वही क्वेश्चन आएंगे कि इनकी बेसिसिटी कितनी है। तो जितने भी सबकी बेसिसिटी हम डाई बेसिक मान सकते हैं, सबके सब डाई बेसिक है, सबके पास दोनों H देखेंगे आप डायरेक्टली OH के साथ जोड़ रहे हैं, H जो जोड़ रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर डाई बेसिक एसिड। इनमें सिग्मा पाई बॉन्ड वाली कहानी आएगी तो स्ट्रक्चर से लगाएंगे। इनमें से ये पूछा जाएगा किसमें SS बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड है या नहीं लिंक्ड है, तो यहां पर आप देखेंगे कोई भी SS बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। किसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, किसमें नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। कई बार इनके निकनेम जो मैंने बोला, मार्शल एसिड, कैरोज एसिड, मैचिंग बिठा देंगे आपको। जैसे इसके बीच में ऑर्निक एसिड भी डाल देंगे, पिक्रिक एसिड डाल दिया और आपके 4 एसिड सामने लिख दिए, आप मैचिंग बिठाइए। अब ठीक है, यहां सुनने में तो अच्छा लग रहा है, इस समय एग्जाम में आएगा तो अचानक कभी ऑर्निक की बात कर रहे हैं, कभी इनऑर्निक की बात कर रहे हैं, मिक्स कर दिया। अब उस समय दिमाग के तार आपके सही करंट सर्कुलेट कर रहे हो कि हाँ ये बात सही करें, तो बीच में कुछ बोल दिया, बीच में इधर दाएं बाएं कुछ बोल दिया, अब वो बोल सकते हैं बिल्कुल ऐसे। आगे बात समझ नहीं आई, इस तरीके से। हाँ, मर्जी है, बनाने वाले की मर्जी, उसे तो 20 लाख बच्चों में से या 15 लाख बच्चों में से कुछ बच्चों, 15,000 बच्चों को निकालना है, तो वो क्या करे, उसकी भी जिम्मेदारी यही है कि आपको बिल्कुल अच्छे से कसा जाएगा और तब देखा जाएगा ये भाई उसमें से मक्खन, मक्खन में से ही मक्खन निकालना है, समझ रहे हैं, बिल्कुल सुपर, एक नंबर 1 चीज निकालनी है, नंबर 1 प्योर मक्खन, सुपर डुपर। अब ऐसा बच्चा जो होगा जो इतना मेहनती है, जितना इतना दिमाग रखता है, वो आगे जाकर जब कहीं किसी प्रोफेशन में आएगा तो मोस्ट ऑफ द केस में अच्छा ही करेगा, क्योंकि वैसे तो IQ लेवल उसका अच्छा है, मेमोरी पावर भी अच्छी है, लर्निंग रट्टा मारने की ताकत भी होगी, तभी आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल पावर समझने की, अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या गई, इसमें कौन सा हिडन फैक्ट आ गया, इसकी एनालाइजिंग पावर भी अच्छी है। और तीसरा, हार्ड वर्कर भी जरूर होगा, वो जो दोनों काम कर रहा होगा वो हार्ड वर्कर भी होगा, बिल्कुल पैर जमीन पे होंगे वही काम कर सकता है, क्योंकि उस माले में 10 आवर्स 12 आवर्स पर डे रोज पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना, तो एक काम में उससे लगा दिया गया भाई कोडिंग कल को आपको, आप जानते हैं ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कोडिंग कोडिंग हमारी कंट्री में बहुत चलता रहता है, और हमारे कंट्री का नाम भी काफी है, ऐसा नहीं है, ये आप प्राउड कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में इंडिया का डंका बजता है। तो यहाँ पर सवाल है कि सॉफ्टवेयर में नए एक तरह से वो निकालना है आपको, ऐसी स्किल निकालनी है। आप देख रहे हो ऐसी चीज जैसे UPI हमारा चलता है तो सारा कुछ ये सॉफ्टवेयर वाले काम, कि आपने एक स्कैन किया और विद इन सेकेंड्स अगले का अकाउंट नंबर भी वो समझ रहा है, कौन से अकाउंट में मुझे पैसे ट्रांसफर करना है और किसके अकाउंट से ट्रांसफर करने, और उस पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। 10 रुपए का चाहे पेमेंट हो, चाहे 10,000 का पेमेंट हो, बिल्कुल सही अकाउंट से सही अकाउंट में जाए, और दूसरे को पता भी ना चले आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपको ना पता चले दूसरे का अकाउंट नंबर क्या है, कोई प्राइवेसी भी रहनी चाहिए। मतलब सारी बातें इतना, तो ये है तो सॉफ्टवेयर ही, तो वो वही चीज है, ये वही तो दिमाग है जो यहां से छांटे जाएंगे, निकाले जाएंगे और उनको इस काम में लगाया जाएगा। और ये नहीं सिर्फ मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसी वो मेडिकल फील्ड में जाएंगे, ऑपरेशन करना है तो डिसीजन लेना है, आपको जल्दी बीमारी समझना है, क्या इम्पैक्ट है, क्या साइंस मिल रहे हैं, क्या बॉडी साइन दे रही है, और उसका मतलब क्या होना चाहिए बॉडी का, मतलब सही गैस होना चाहिए आपका, सही प्रोडिक्शन होना चाहिए कि बीमारी ऐसा लग रहा है ये वाली होनी चाहिए, इसके लिए ये वाली मेडिसिन काम करेगी, ये वाली मेडिसिन काम नहीं करेगी। हो रहा नहीं हो रहा, रोबोटिक सर्जरी हो रही है आजकल की तारीख में, इतनी सारी चीजें हो रही हैं अलग अलग तरह की, तो ये आइडियाज ऐसी तो ब्रेन निकालेंगे जो तेज तर्रार होंगे। तो वो यही चीज है कि ये बिल्कुल मैंने कहा ना, ये दूध में से क्रीम निकालना, क्रीम में से ही मक्खन निकालना, मक्खन में से भी बिल्कुल शुद्ध मक्खन निकालना, बिल्कुल वही काम। तो इसलिए बार बार छटाई 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 होनी ही होनी, और उसमें वो चीजें निकल जाएंगी जो बेकार की चीज।
कोटा वोटा से भी कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि छटाई होने तक वहां तक आप पहुंचते पहुंचते वैसे ही कट जाएंगे। मतलब अगर कोई मेहमान भी लेते हैं एक पल के लिए हमारे यहाँ कंट्री में, जैसे SC ST है, चलो मैं OBC तो कोई खास नहीं है, OBC को कुछ फर्क नहीं, ये कहने की बात है, टीवी OBC और जनरल कैटेगरी में सिर्फ एक आध नंबर का फर्क होगा और ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आप ये सोच रहे हो OBC मेरे पास मिल गया, अब तो मैं बस कल रात तक तो गेम खेलूंगा, कल जाऊंगा एग्जाम देके और यूं करके निकल जाऊंगा, कुछ नहीं होगा आपका। ये सिर्फ बेमतलब का भ्रम मत पालिए। आपको पूरे साल उतनी मेहनत करनी है जितना जनरल का बच्चा कर रहा है। बस आपको एक थोड़ी सी छोटी सी एज है कि अगर आपका 1-2 नंबर से मामला फंस रहा होगा तो जनरल वाले का वो ही फंस जाएगा, आपका वो 1 या 2 नंबर वाला फंसेगा नहीं। लेकिन आपको मेहनत उतनी ही करनी है जितनी की जनरल कैटेगरी में। मतलब आप बिल्कुल उसे वो मत मान के चलिए कोई वरदान आपको नहीं मिल रहा। और अगर हम वैसे भी लेके चले SC ST वाले में केस में, लोग कहते हैं हाँ ठीक है मे भी पॉसिबल भाई, मुझे इतना रियल फैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर है भी, उसे मान लो मिल गया अच्छा खासा वो क्या नाम है रिजर्वेशन, जो लोग कहते हैं पहले शायद कहते थे कि बहुत ST, खासकर ST है ना, उनको बहुत अच्छा मिल जाता है। चलो मान लेते एक पल के लिए मिल गया, ठीक है हो गया, वो IIT कॉलेज पहुंच गया या वो और अच्छी जगह पहुंच गया, ठीक है अच्छा कॉलेज मिल गया। लेकिन सवाल है कि आपकी नॉलेज जो वहां से एक्वायर कर, वहां के एग्जाम में पहली बार तो फेल होना शुरू हो गए। आप क्या सोच रहे हो दिल्ली IIT में फिर उसके बाद कुछ एग्जाम ही नहीं होना, बस तो हमने हो गए, वहां पे ही वहां पे बच्चे फेल होते हैं। आप सोचो जरा, वो बच्चा वहां तक पहुंचने के लिए वो डायमंड नहीं होगा वो बच्चा जो वहां पहुंचेगा। और वो डायमंड में बहुत सारे डायमंड फेल हो जाते हैं पहले सेमेस्टर आते आते फेल होते हैं, गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं उसके बाद, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग में इतना ज्यादा वो भर जाता है ना, कॉलेज मिल गया और सोसाइटी में फैमिली में इतना ढोल बजता है इस बात का, अरे जान रहे हो कहाँ बच्चा है, दिल्ली IIT में निकाला है, निकालो बच्चा, बच्चा कहाँ है, बच्चे को बुलाया जा रहा है, बेटा जल्दी आओ, वो आए चाचा मिलने आए, अंकल मिलने आए, पड़ोस वाले मिलने आए, ये देखो। और हर कोई अपने बच्चों को कहता है फोटो खींच के ऐसा बनना है। तो वो बच्चा ठीक है, आप बाकी सब बच्चों को तो डिप्रेस कर ही रहे हो, उस बच्चे के अंदर क्या होता होगा जिसको हर समय ट्रॉफी मिल रही है, उसमें बलून उसका गुब्बारा कितना फूलेगा आप जरा सोचो, है ना। वो दिमाग में जो आएगा, वो उसके पैर तो यहाँ जमीन पे पड़ेंगे नहीं, मैं हवा में तैर रहा होगा। अब वो क्या होता है, इस कई बार इस जो चीज को है ना वो एब्जॉर्ब बच्चा नहीं कर पाता, और वो फिर जब जाता है दिल्ली कॉलेज तो, और फिर माँ भी कहते हैं अब तो हो गया, अब तो मस्त लाइफ जीना, ये करना होगा। भाई मस्त लाइफ वहां पे भी नहीं है, आपको सेलेक्ट किया गया है बड़े बड़े काम करने के लिए। दिल्ली कॉलेज आप जानते हैं, जो दिल्ली IIT वगैरह ये जितने भी IITs होते हैं, दे डू नॉट अलाउ द पर्सन टू लिव एट देयर होम, आपको कंपलसरी है वहां पर वो लेना होगा क्या, हॉस्टल। हाँ, मेरे साथ वाले सर हैं, नहीं वो बात अलग चीज हो गई, 5 बजे उठा देते हैं, मतलब आप अगर दिल्ली के रेजिडेंट है, दिल्ली के ही हैं, आपका घर दिल्ली IIT कॉलेज के बिल्कुल बगल में ही है, तो भी आपका लड़का या लड़की अगर क्वालिफाई करिए, बाय द वे फॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो गया है, तो भी आपका बच्चा अंदर ही रहेगा। सिर्फ दिवाली मतलब वॉट एवर द हॉलीडेज विच आर अलाउड बाय द कॉलेजेस, राइट, हॉलीडेज में बस वो जा सकता है और रहेगा वहीं पर, है ना इंटरेस्टिंग बात। कैंपस के बाहर मतलब उन्हें है सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट और साथ में क्या होता है, आपको जो भी आप प्रोजेक्ट सोच रहे हैं उसके लिए हैवी फंडिंग आपको अलॉट कर दी जाती है, दे दी जाती है, आप करके दिखाओ। जो आपने देखा था मूवी जो 3 इडियट वाली बात, वो जो कहता है कि सर मेरा प्रोजेक्ट देखो, और वो डांट देता है इस बात को, ये प्रोजेक्ट कुछ नहीं चलेगा, वो ड्रोन बनाता है नहीं बनाता इस तरह का। तो वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है बंदा, उसके लिए पैसे भी लगते हैं। आप 10 चीजें सोचोगे, भाई मैं ऐसे नहीं ऐसे सोचता हूँ, ये चीज ऐसे होगी, तो आप सोचने से कुछ सुना होगा, करोगे भी तो नहीं, और करोगे एक्सपेरिमेंट तो पैसे खर्च होंगे भाई, ये सामान लाना है वो सामान लाना है, तो ये सारी चीजें वहां अलॉट होती है। ये एक बेनिफिट है आपको, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसको वो एनकरेज करेंगे, करो करके दिखाओ, ये चीज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है वहां जाके बच्चे फेल नहीं होते या बिगड़ते नहीं है, वहां पे भी होता है ऐसा। और उनमें से और जो मैं बात कर रहा था आपको कि अगर आप बहुत लोअर मार्क्स से किसी तरह से एनी हाउ पहुंच भी गए, तो वहां पे बात हमारी ये चल रही थी, वहां पे आप रुक जाओगे, अव्वल तो वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन आपने कहा, हम मान लिया कि बहुत एक, हम कई बार थोड़ा सा इरिटेट भी होते हैं, यार ये तो ST कोटा यार, मैं तो नहीं मिला, मैं तो बहुत ही बदकिस्मत था कि मुझे तो जनरल कैटेगरी मिली, ठीक है मैं मान लिया वो पहुंच गया,
एक पल के लिए सिलेक्ट हो गया और आप नहीं हुए, उसका आगे भी फ्यूचर कुछ नहीं होगा, वो आगे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, मान लेते एक पल के लिए एग्जाम भी क्लियर हो गया, कंपनी उसको नहीं लेगी, कंपनी उसको नहीं लेगी, वो उसके आंसर ही नहीं कर पाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, वहां पे जब कंपनी प्लेस करती है अच्छे पैकेज पर बच्चों, कहते हैं कॉलेज प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट, तो आपको एक अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो आती हैं, वो आपको क्या समझता है, बस ऐसे ही उठाती हैं, बस ये लिए आपका नाम देखा, अरे फोटो अच्छा लग रहा है, लड़का अच्छा लग रहा है, ठीक है, 40 लाख लेना है, 50 लाख लेना है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपको कई डिफरेंट राउंड ऑफ इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, और जब डिफरेंट राउंड, किसी किसी के 6-6, 7-7, 8-8 राउंड होते हैं, और उन राउंड्स में वही निकल सकता है जो डायमंड है। भाई सोना, गोल्ड को अगर 10 बार परखा जाए, शुद्ध सोना है, तो हर बार क्या निकलेगा, शुद्ध सोना ही निकलेगा। लेकिन पीतल के ऊपर अगर अपने गोल्ड की वो कर रखी है, तो हो सकता है एक आध फेज में तो पार कर जाए, किसी को भ्रमित कर सकते हो आप। किसी शादी में जाओ आप, कई बार ऐसे अरे सोने की है, मैंने वहां से खरीदी, देखी मालूम है जाने कि 2.5 लाख रुपए की है, लोग एक पल के लिए झमेले में आ जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, 2-3 बार जब पानी पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो कहेंगे अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहा है, देख यहाँ पे, देख चेन के अंदर पूरा यहाँ से उजड़ा हुआ है सोना तेरा, है ना, तो लोग पकड़ लेंगे इस बात को। तो वो सेम थिंग होता है, 6 to 7 राउंड के बाद वो ऐसा बच्चा जो होगा कहीं ना कहीं फेज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो भी क्या फायदा हुआ आपका, अगर आप वहां पहुंच भी गए, तो आप बस एक जगह पर ये हो सकता है, बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो, शायद वही जो गवर्नमेंट का जो कोटा वोटा होता है, उसमें अगर आप आ गए, वो जो लेट 40 साल की उम्र तक भी आप तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट ने ये एज कर रखी है। हाँ मतलब ठीक, हाँ ठीक है, आ गए बस, ठीक है, लाइफ सेफ है, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, लेकिन वो नाम, नेम एंड फेम नहीं मिलेगा जो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिलता है, या मैं कह रहा हूँ ओबीसी ही हो गया ना, लेकिन जिसने मेहनत से करा, वो चमकता है, वो डायमंड अलग ही चमक होती है उसमें। वो चौके छक्के मारता है अपने करियर में। तो अल्टीमेटली बस बात का जो नट शेल में मैंने कंक्लूजन वही है, जो आपका ट्रू है, जो जेन्युइन है, उसको रिवॉर्ड मिलना है। हाँ ये बात अलग है, लेटर और सूनर थोड़ा आपका देरी हो जाए, अलग बात है, ये चीज हो सकती है। तो ये आप इसको ध्यान रखें, मेहनत तो आपको भैया करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस मैंने कहा ना, कंपटीशन के क्वेश्चंस निश्चित ही टफ होते हैं, और सच में बहुत मेहनत चाहिए उस काम के लिए। अच्छा, ग्रुप 16 पे हमने पूरा कर लिया, 17 पे पूरा कर लिया, 15 को भी हमने पूरा कर लिया। आई होप आपको ऑक्स एसिड सारे क्लियर हो गए होंगे। हाँ एक मैं ऑक्स एसिड बोल रहा था ग्रुप 13 का, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन आया, उसमें बात कर लेते हैं। आप बोल रहे थे H3BO3, इसकी बात जरा और कर लेते हैं, क्योंकि बाकी कुछ नहीं आता है। H3BO3 का नाम जरूर बहुत पूछा गया है। हाँ H3BO3 में क्या है, बी आएगा, और बी पे क्या आएगा, OH, और यहाँ क्या आएगा OH, और यहाँ क्या आएगा OH। अब आपको कि ये तो देखकर तो ऐसा लग रहा है ये ट्राई बेसिक होना ही चाहिए, अभी तो आप कॉन्सेप्ट खुद ही बोल रहे थे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये होगा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल होना चाहिए, राइट। बट सरप्राइजिंगली ये अपना एक भी एच नहीं देता है, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार सा है, इट इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेंड एसिड। क्या है ये, नॉट अ ब्रॉन्स्टेंड एसिड, ब्रॉन्स्टेंड एसिड, बट इट इज अ लुईस एसिड। क्या होता है, अब आप इस कमेंट को समझ पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है। ब्रॉन्स्टेंड एसिड किसे कहते हैं, जो प्रोटॉन्स देते हैं। जैसे ब्रॉन्स्टेंड एसिड का मतलब क्या है, आप कहेंगे होते क्या है, जैसे HCl, जैसे H2SO4, तो ये क्या है, प्रोटोजेनिक एसिड है। क्या है, प्रोटॉन पैदा करने वाले, प्रोटोजेनिक एसिड्स, जो प्रोटॉन दे दे। तो ठीक है, तो आप कहेंगे प्रोटॉन तो इसके पास भी हैं, ढेर सारे हैं, 3-3 हैं, देने में क्या दिक्कत है इसे, और आप कह रहे नहीं ये तो देगा ही नहीं प्रोटॉन। तो आंसर इज वेरी सिंपल, इसको आप थोड़ा और क्योंकि अभी आपने OH के फेवर में बात कही थी कि OH का मतलब हाईली पोलर है और वो देगा। अब आप कह रहे हो यहां पर नहीं देगा, अब ये क्या बात, तो ये भी है वो भी है। यहां पर आप ध्यान से देखो, बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब इसे पहली चिंता किस बात की है, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए कैसे भी। तो कोई भी रिएक्शन आती है तो पहले इसके दिमाग में क्या चल रहा है इस मॉलिक्यूल के लिए, कि भाई मुझे अपना पहले पेट भरना है, ऑक्टेट। तो नाउ व्हेन डिसॉल्व इन वाटर व्हाट हैपेंस, ये वाटर है,
और वाटर के पास क्या है, तो ये क्या काम करता है, लुईस बेस, और ये क्या काम करता है, लुईस एसिड। लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे 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 दे। ध्यान से देखिए, समझिएगा उस बात को, बारीक बात बोल रहा हूँ। तो ये यहां से क्या होगा, वाटर से ये क्या लेता है, ओ एच आइन क्या लेता है, और ये बना लेता है बी ओ एच का होल 4, और क्या बना लेता है, माइनस, और दे देता है प्रोटॉन। ये प्रोटॉन दे दिया इसने, तो ये मोनोबेसिक हो गया। लेकिन प्रोटॉन इसने कहां दिया, हाँ अब आई बात समझ में नहीं आई, ये दिखावा कर रहा है देने का, ये छलावा है, दिखावा है। ये प्रोटॉन कहां से दिया इसने, वही वाली बात, जैसे कोई आपसे आया, आपका मित्र आया, भाई ऐसा है मेरे लिए, मुझे अभी अर्जेंट 2,000 रुपए की जरूरत है, मुझे दे दे। आपने सोचा यार मैंने इसको दे दिया, पता नहीं फिर मैं मांगता फिरूंगा इससे, देगा नहीं देगा पता नहीं, और अभी मैं इसके मुंह पे सीधे मना कर दूंगा तो नाराज हो जाएगा मुझसे, कहेगा यार ये, हाँ तो बोले मैं यार ऐसा है, मेरे पास तो नहीं है, बल तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तू बैठ स्कूटी पे, मैं चलता हूँ। वो किसी और के पास बच्चा है बंदा, वो अगले के पास जो गया वो बड़ा सीधा साधा बंदा है, बोले यार मेरे पास पैसे है नहीं, उसे बहुत जरूरत पड़ रही, तू ऐसा कर दे दे। क्लियर हो गया, उससे निकलवा दिए पैसे, पैसे तो उसके फंसवा दिए, और फिर बाहर निकल के आया, देख कर दिया ना तेरा काम। प्रॉब्लम थी, इसी को कहते हैं फ्रेंडशिप। तू रात के 2 बजे भी आता, जान हाजिर है तेरे लिए। ये होता नहीं होता कई बार, क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ना बच्चे बढ़ के बहुत बात कहते हैं, अरे कोई प्रॉब्लम हो रात के 2 बजे आ जाना, तो बस ये यहाँ पर वही है, इसी तरह का एसिड है जो अपना कुछ नहीं देना है। किसका दिया, प्रोटॉन, ऑक्सीजन का नहीं, वाटर का, वाटर का। ये यहां से वाटर ये गया, ये तो वाटर तो बेचारा सीधा साधा मॉलिक्यूल है, इसके फेर में फंस गया, और उसने अपना उल्लू सीधा भी कर लिया, मेरा ऑक्टेट भी पूरा हो जाए, तो अपनी फ्रेंडशिप भी पूरी हो गई, अपनी वाहवाही भी हो गई, ऑक्टेट भी पूरी, मैं वही कह रहा हूँ, उसकी वाहवाही भी हो गई, दोस्ती भी बनी रही, और अपनी पीठ भी, मतलब किसी ने ठुकवा दी कि हाँ अरे यार बहुत बढ़िया फ्रेंड है, नाम भी हो गया, और फंसा दिया किसी और को। अब 2,000 का नोट, मुझे चिंता वाली बात नहीं, मिले ना मिले मुझे क्या करना है ना, वो जाके तू देखना, तू अपना देखना, तूने दिया था देख ले अपना अपना हिसाब किताब, मैंने पहले बोला था, मैंने तो बस खत्म बात हुई है ना। तो ये हो गया हमारा, तो ये इंटरेस्टिंग बात है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉट अ ब्रॉन्स्टेड एसिड बट इट इज अ लुईस एसिड। और हालांकि इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी, मतलब ये मोनोबेसिक है। कैसा है, मोनोबेसिक एसिड है। और इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड। क्या बोलते हैं, वीक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, वीक एसिड। तो इसलिए चूंकि ये टेक्निक जो है वीक एसिड वाली मानी जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, जो अपना देगा, अपना दे, अपना दे और तुरंत दे। देखो उससे काम तो लंबा कर दिया ना आपने। आपने कहा कि पहले उस फ्रेंड को लेके गए, किसी दूसरे घर पे लेके गए, तो इमीडिएट तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की ना आपने, टाइम लगा ना। तो इसलिए कैसा हो गया, वीक एसिड। क्या हो गया, वीक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, नॉट अ ब्रॉन्स्टेड एसिड बट इट इज अ लुईस एसिड। कई सारी बातें इंटरेस्टिंग निकल के आ रही। ये बोरिक एसिड, और आप जानते हैं बोरिक एसिड आपके शायद घर में भी होगा। आपको मेरे घर में कहाँ से होगा सर, बोरिक एसिड तो होगा नहीं, है ना, शायद नहीं भी होगा। मैं एक पल के लिए बता देता हूँ। कैरम पाउडर, जानते हैं कैरम पाउडर, कैरम खेलते हैं कभी कभी, हाँ कैरम पाउडर नहीं वो अलग बात हो गई, वो अलग बात हो गई। आप लगाने को कुछ भी लगा दें, सीधे साबुन की टिक्की लगा दो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पियर्स की टिक्की घिस दो, वो अलग बात हो गई। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, द कैरम पाउडर एक से एक एग्जाम्पल है। और सेकंड एक एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, ये बोरिक एसिड इज एन एंटीसेप्टिक। क्या है, माइल्ड एसिड है। आप कहेंगे इससे आंख धो सकते हैं, आप कहेंगे एसिड है, एसिड से आंख धो सकते हैं। एसिड कैसा है, बहुत ही माइल्ड है, कहने के लिए एसिड है, बहुत ही सॉफ्ट है, एंटीसेप्टिक है। और आंखों में अगर वायरल इन्फेक्शन होता है, आपने कभी कभी देखो आंखों में चिपचिपा, क्या कहते हैं उसे, आई फ्लू कहते हैं शायद, आंखें चिपक जाती हैं और बहुत बहुत बुरा होता है, मतलब मीन्स गंदा सा लगता है। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है, हम सब में किसी के साथ भी हो जाता है। और सब लोग इसे कंजक्टिवाइटिस शायद कहते हैं, मेडिकल साइंस में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं शायद। और लोग उससे बचते भी हैं। बचते के रीजन क्या है कि ये मतलब छुआछूत वाली कहानी है। छुआछूत समझ में आगे नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई गलत चीज, वैसे है आप घर के मेंबर्स को हो जाएगा, एक मेंबर को हुआ है तो दूसरे को हो जाएगा, सबको होगा, धीरे धीरे सब लाइन में आ जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस वायरस, तो ये उसको किल करता है। कौन, ऑर्थोबोरिक एसिड। आई होप आज आपने, यस यस यस,
तो ये इस को वायरस को किल करता है, वायरल डिजीज है ये कंजक्टिवाइटिस, और इसको किल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स वाई इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है दैट आल्सो एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, राइट। आई होप आपने ऑक्सी एसिड वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया होगा, आपको अच्छे से कंफर्टेबल समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो कंपटीशन के हमारे फुलफिल होते हैं। तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। हाइड्राइड्स हमने पहले कर लिए, ऑक्सी एसिड कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सब के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।